कैसे हैं आप लोग? एक बार मुझे ये स्पष्ट कीजिए कि मेरी आवाज सही आ रही है और वीडियो ठीक से दिखाई दे रहा है। वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार मुझे कंफर्म कीजिए कि आवाज ठीक आ रही है और वीडियो आपको ठीक से दिखाई दे रहा है। ओके। कल हम चर्चा कर रहे थे वामपंथी चरमपंथ की। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। उसको हम पूरा नहीं कर पाए थे, लेक्चर खत्म हो गया था। एक बार फटाफट उसका रिवीजन आपको करवा देता हूं ताकि आप रिलेट कर पाए। मैंने आपको वामपंथी चरमपंथ पढ़ाने से पहले आपको ये समझाया था कि ये समझना जरूरी है वामपंथ होता क्या है और वामपंथी चरमपंथ में उदाहरण क्या है, नक्सलवाद और माओवाद क्या होता है। पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के संदर्भ में आपको ये बताया था कि इनके लक्ष्य क्या है, ये जो सोचते हैं ऐसा क्यों सोचते हैं, इनका क्या मानना है, ये समाज में बदलाव क्यों चाहते हैं, माओवादी सरकार को क्यों उखाड़ना चाहते हैं, उनका ये उद्देश्य क्यों है, माओवाद और नक्सलवाद में क्या फर्क है। मैंने आपको कुछ पृष्ठभूमि दी थी साम्यवाद के इतिहास की भारत में, और मैंने आपको ये बताया था कि जो भारत में कम्युनिस्ट मूवमेंट है वो 1920 में 1917 की रूस क्रांति से प्रेरित होकर एम एन रॉय ने उसकी नींव रखी थी। 1964 तक एक ही पार्टी थी जिसको सीपीआई कहते थे, लेकिन 1964 में नेतृत्व को लेकर और चीन को सपोर्ट करना है या रूस को सपोर्ट करना है, इस चीज को लेकर मतभेद आ गए थे, जिसकी वजह से पार्टी में स्प्लिट हुआ। जो रेडिकल थे, जो चीन को सपोर्ट करना चाहते थे, उन्होंने अपनी अलग से पार्टी गठित की। उसका नाम रखा सीपीआई एम, सीपीआई मार्क्सिस्ट। सीपीआई मार्क्सिस्ट में बाद में वही चीज हुई जो सीपीआई में हुई। उसमें भी दो खेमे हो गए, एक जो रेडिकल थे, एक जो मॉडरेट थे। जो रेडिकल थे वो जब सीपीआईएम गठबंधन सरकार में आई और सीपीआईएम के एक बड़े नेता ज्योति बासु महत्वपूर्ण पद पर बैठे, खासकर जब उनके अंतर्गत गृह मंत्रालय आया, तो साम्यवादियों को लगा कि ये अब हमारे पक्ष की सरकार है, हम चाहे वो कर सकते हैं। तो ग्राउंड लेवल पर, जमीनी स्तर पर उन्होंने कानून अपने हाथ में ले लिया और जो जमींदार साहूकार, उनको मारना शुरू कर दिया। उनके जितने भी प्रॉपर्टी, जमीन, ये सब छीननी शुरू कर दी। अब इस चीज में जो है लॉ एंड ऑर्डर का इशू खड़ा हो गया, जिसमें सरकार को इंटरवीन करना पड़ा। मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया था बिमल किसान का, जो कोर्ट में गया, कोर्ट से अपनी जमीन जोतने का ऑर्डर लेके आ गया। जमींदारों को लगा कि अगर ऐसे ये ऑर्डर लाने लग गए तो हमारा जो वर्चस्व है वो कम हो जाएगा, तो उसके साथ हिंसा की, जिसकी वजह से ये लड़ाई और ज्यादा बढ़ गई। लेकिन जब पुलिस ने इंटरवीन किया तो ये लड़ाई उन जनजातियों और जमींदारों के बीच ना रहकर जनजातियों और सरकार के बीच हो गई। ज्योति बासु, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो माओवादी नहीं थे। वो थे तो कम्युनिस्ट, लेकिन निश्चित तौर पे माओवादी नहीं थे। वो माओ को क्रिटिसाइज किया करते थे। उनका मानना ये था कि हम जो भारत के लोग हैं, भारत की जमीन पर एक अलग विचारधारा उत्पन्न हुई है, यहाँ के विचारकों ने अपने विचार रखे हैं, और माओ ने मार्क्स का सही इंटरप्रिटेशन किया है कि नहीं, ये निर्धारित कैसे होगा।
अभी मैंने लेक्चर शुरू ही किया है बेटा, अभी कुछ खास बताया नहीं है, जो कल चीजें बताई थी वही चीजें मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ताकि कल जो छूट गया था उसके साथ आप रिलेट कर पाए। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए, आपका कुछ छूटा नहीं है। ठीक है, तो देखिए ज्योति बासु जो है वो आ, इस बात में नहीं मानते थे जो बाकी के कम्युनिस्ट मानते थे कि जो चाइना के चेयरमैन है माओ, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन माओ, वो हमारे भी चेयरमैन है, वो इस चीज को नहीं मानते थे। तो सीपीआईएम भले ही पावर में रही हो, लेकिन जो ये रेडिकल थे उनको सप्रेस करने में, जो 1967 में नक्सलबाड़ी का इशू उठता है, उसमें सरकार जो है वो किसी को भी लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं देती है, और ये जो रेडिकल थे सीपीआईएम में, उनके विरुद्ध कार्रवाई करती है। उस कार्रवाई का परिणाम ये होता है कि 1971 आते आते पश्चिम बंगाल में तो कम से कम नक्सल बाड़ी से निकले हुए इस आंदोलन को दबा लिया जाता है। लेकिन इसके जो बीज है वो दूसरे राज्यों में प्रस्फुटित होते हैं। नक्सलवाद पश्चिम बंगाल से निकलकर बाकी राज्यों में फैल जाता है। लेकिन 1960 के दशक से लेकर और 1990 के शुरुआती दौर तक मैंने आपको बताया कि ये विघटन का एक फेज था, जिसमें जो कम्युनिस्ट पार्टियां थी उनका विघटन होता जा रहा था। जैसे 1969 में मैंने बताया कि सीपीआईएमएल बनी, जो सीपीआईएम से निकली, वो रेडिकल फैक्शन ने बनाई। सीपीआईएमएल पहले हिंसा में भाग लेती थी, लेकिन बाद में उसने लोकतांत्रिक तरीके को स्वीकार कर लिया। सीपीआईएमएल का विभाजन होता गया, सीपीआईएमएल से कई ब्रांच निकली, सीपीआईएमएल न्यू डेमोक्रेसी, सीपीआईएमएल लिबरेशन, सीपीआईएमएल पीपल्स वॉर ग्रुप जो रेडिकल्स ने बनाया। अब इन कम्युनिस्टों ने, इन साम्यवादियों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को क्यों स्वीकार किया, इसके कई कारण हैं। एक तो ये कि विघटन के कारण वो काफी कमजोर हो गए थे, जहां एकता नहीं वहां निश्चित तौर पे कमजोरी होगी। और दूसरा कहते हैं कि इमरजेंसी के वक्त जो है इंदिरा गांधी ने इनको काफी सप्रेस किया, जिसकी वजह से उनको एक चीज समझ में आ गई कि बेहतर तरीका ये होगा कि हम जो है आ, लोकतांत्रिक व्यवस्था में भाग लेकर और तब साम्यवादी व्यवस्था को स्थापित करने की कोशिश करें। ठीक है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक माध्यम बनाएं, ऐसा जो है कुछ साम्यवादियों की सोच हो गई। तो काफी साम्यवादियों ने हिंसा छोड़ दी और लोकतांत्रिक व्यवस्था। अच्छा, एक चीज और है कि मैंने आपको जब फर्क बताया था माओवाद और नक्सलवाद के बीच में, तो मैंने आपको बताया था कि नक्सलवादियों का उद्देश्य सरकार को उखाड़ फेंकना नहीं है। उनका उद्देश्य तो बस इतना है कि हमारा जीवन सुधरे, हमारी जमीनें हमें वापस मिल जाएं। अगर देश को आजादी मिली है तो हमारी भी स्थिति में कुछ सुधार हो, है कि नहीं? समझ में आया था ये? मैं सारी चीजें वही रिपीट कर रहा हूँ जो कल आपको विस्तार से बताई थी। ठीक है, हाँ। देखिए 1990 के दशक में मैंने आपको ये बताया कि एलपीजी रिफॉर्म्स आए और इकोनॉमी के काफी रिफॉर्म्स किए गए, जिसमें भारत जो है एक, आप कह सकते हैं कि पहले जो सोशलिस्ट इकोनॉमी हुआ करती थी, जहां पर प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट तो करता था लेकिन उसके ऊपर काफी रेगुलेशन थे। लेकिन 1990 के दशक में प्राइवेट सेक्टर को ओपन कर दिया गया। उसका एक लाभ तो ये मिला कि देश में काफी अ, जो है प्रॉस्पेरिटी आई, काफी धन इकट्ठा हुआ, लेकिन उस धन का वितरण जो है वो असमान तरीके से हुआ। कुछ लोगों के पास बहुत धन हो गया और कुछ लोगों के पास बहुत गरीबी रह गई। इस 1990 के दशक में एक और चीज की गई कि जो अ, कुछ राज्य हैं जो जिन जहाँ पर मिनरल्स बहुत पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ बहुत पाए जाते हैं, उन राज्यों को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला गया। अब देखिए प्राइवेट सेक्टर का आप
एथिक्स के सब्जेक्ट में पढ़ते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है ना? कि प्राइवेट सेक्टर को किस तरीके से काम करना चाहिए। उनको ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखना चाहिए, उनको एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करना चाहिए। दुर्भाग्यवश अ, हर एक प्राइवेट सेक्टर ऐसा होता नहीं है, हर एक कंपनी ऐसी होती नहीं है। प्राइवेट सेक्टर का एक सबसे बड़ा उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना, और कुछ कंपनियां ये सोच लेती हैं कि प्रॉफिट कमाना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है, बाकी चीजों का हमें ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं। उससे फिर जो ये जनजातियां हैं वो डिस्प्लेस होती हैं। अ, ये जो जनजातियां हैं, जैसे आपको एक उदाहरण के तौर पर शायद मैंने पहले भी दिया हो, जिन लोगों ने पहले मेरे लेक्चर अटेंड किए हैं एथिक्स के, उनको शायद ये एग्जाम्पल याद आता हो कि उड़ीसा में नियमगिरी के पहाड़, जो जिसके नीचे बहुत बॉक्साइट बताया जाता है, वहां पर एक कंपनी थी वेदांता। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर ताला लगाया, उस कंपनी को सील किया। तो उस कंपनी के ऊपर आरोप लगे थे कि पीसा एक्ट का वायलेशन करके उसने अनुमति ली, और जो है बाद में वहां की जनजातियों को एम्प्लॉय किया तो पूरी तनख्वाह नहीं देते थे। जनजातियां गुस्सा हो गई, वहां के जो वाटर स्ट्रीम है उसको पॉल्यूट कर दिया। तो ऐसी स्थिति में इन जनजातियों को ये लगने लगता है कि हमारे जंगल नष्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये जनजातियां और कुछ तो जानती नहीं है, इनका तो जीवन यापन ही जंगल पर निर्भर है कि नहीं? ये क्लियर हुआ? समझ में आया? अब किसी को अपना घर छोड़ना पड़े जहां पर उनके पूर्वज रहते आए हैं, तो निश्चित तौर पे उनको दुख तो होगा ही, है कि नहीं? इसीलिए जब समाधान की बात की थी तो उस समय मैंने आपको बताया था कि समाधान जो है उसमें विकास की परिभाषा जो है वो समावेशी होनी चाहिए। उनसे पूछ के, अब इन लोगों को और कुछ तो आता नहीं, इनका जीवन तो उसी पे टिका हुआ है। तो जब आप उसको रिहैबिलिटेट करें तो कुछ ऐसी जगह करें जहां पर और जंगल हो, वो अपनी जो है जीवन यापन को ठीक से कर पाए, बहुत डिस्टरबेंस ना हो। देखिए एक बात और समझ लीजिए, इस वामपंथी चरमपंथ टॉपिक में एक शंका जो खड़ी होती है कि क्या फिर डेवलपमेंट ना किया जाए? ठीक है, डेवलपमेंट, ये जो एक मुद्दा खड़ा हो जाता है ये है कि भाई जो खनिज पदार्थ हैं क्या उनका दोहन न किया जाए? ऐसे तो फिर देश पीछे रह जाएगा, है कि नहीं? देखिए क्या है कि या तो पूरी दुनिया सुधरे, अगर आप विकास नहीं करेंगे, देश को और ज्यादा सुदृढ़ नहीं बनाएंगे, मान लीजिए कि आप ये निर्णय लेते हैं कि भाई हम तो अपने खनिज पदार्थों का दोहन नहीं करेंगे, तो फिर जिस प्रकार की विकास की परिभाषा दुनिया ने बना ली है, उस हिसाब से आप विकास कैसे करेंगे? आपकी इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? क्या आप इंपोर्ट करेंगे बाहर देशों से? इंपोर्ट भी कोई सस्ता नहीं होगा। तो आप अपनी इकोनॉमी को बढ़ावा कैसे देंगे? और इकोनॉमी अगर नहीं बढ़ी, आपसे पूछूं तो क्या हम सुरक्षित रह सकते हैं? क्या चीन जो अलग ही मॉडल पे चल रहा है, इतना शक्तिशाली हो गया है, उसकी इकोनॉमी इतनी बड़ी हो गई है, वो अगर बढ़ता ही रहेगा और हम यहाँ पर खनिज पदार्थों का दोहन ना हो इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ को रोक देंगे, तो हमारी शक्ति जो है और चीन की शक्ति है उसमें गैप घटेगा कि बढ़ेगा? क्या आप बता सकते हैं? सोच के बताइए, सामान्य बुद्धि लगा के बताइए। बढ़ेगा। अब देखिए कुछ छात्र जो घटेगा भी लिख रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि घटेगा कैसे? गैप बढ़ेगा। अच्छा, गैप बढ़ेगा तो असुरक्षा की भावना बढ़ेगी कि घटेगी? असुरक्षा की भावना भी बढ़ेगी, है कि नहीं? हाँ, मैं समझा देता हूँ। मेरा प्रश्न ये था कि अगर आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि प्रश्न ये खड़ा होता है कि भई जब जनजातियाँ हैं, उनके अपने जंगल है। देखिए इन जनजातियों का मेन मुद्दा है जल, जंगल, जमीन का। ठीक है ना? ये आपको कहीं लिख लेना चाहिए कि इन जनजातियों का मुख्य उद्देश्य क्या है?
मैं लिख देता हूँ, लिखने से ज्यादा ध्यान केंद्रित होगा आपका। इनका मुद्दा है जल, जंगल और जमीन। इनको असुरक्षा की भावना ये आती है कि हमारी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। अच्छा, ये जिन जंगलों में बैठे हैं उसके नीचे खनिज पदार्थ बहुत है, जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, देश की इकोनॉमी की वृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। और इकोनॉमिक वृद्धि अगर हम नहीं करते हैं तो एक बात समझ लीजिए कि आपकी मिलिट्री भी उतनी स्ट्रांग नहीं होगी, क्योंकि दुनिया ने इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की परिभाषा ही ऐसी कर ली है, वो किस आधार पे होती है उसको इस तरीके से बना लिया है कि अब आप बाध्य हो गए। या तो सारे देश ये निर्णय लें कि भाई कोई जंगलों का दोहन नहीं करेगा, कोई जो जहां जनजातियां रह रही उस खनिज पदार्थों का दोहन नहीं करेगा, या तो सारे ही ये माने। या फिर क्या होगा कि अगर आप कहते हैं कि भाई बाकी जाए भाड़ में, हमें जो सही लग रहा है हम करेंगे, तो ऐसी स्थिति में चीन आगे बढ़ता रहेगा और चीन की शक्ति बढ़ती रहेगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेगा तो निश्चित तौर पे चीन की शक्ति बढ़ेगी, उसकी मिलिट्री की भी शक्ति बढ़ेगी, तो चीन आप पर हावी हो जाएगा। तो आपको कहीं न कहीं संतुलन स्थापित करना होगा। निश्चित तौर पे मैं ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि इसका मतलब ये है कि आप जंगलों का दोहन करें, जंगलों को नष्ट कर दें। कायदे से देखा जाए तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नॉर्म्स को ठीक करना चाहिए कि भई अगर कोई कंपनी वहाँ पर खनिज पदार्थ लेने जा रही है, तो ये जो जनजातियाँ हैं जिनको विस्थापित किया जाता है, भई उनका, वो अपने घर को छोड़ रहे हैं, उनके साथ भी तो प्रॉफिट शेयर होना चाहिए। उनका भी तो जीवन सुधरना चाहिए, है कि नहीं? ना कि सारा प्रॉफिट जो है वो अपनी जेब में डाल लिया जाए। ठीक है ना? आखिरकार वो अपनी ज़मीनें और जहाँ तक संभव हो, तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि उनको विस्थापित भी करें तो ऐसी जगह ले जाएँ जहाँ पर उनको ऐसा लगे कि हम जंगल के आस-पास ही हैं, क्योंकि बाकी तो काम उनको आता नहीं है। उनका तो जीवन ही उस पे निर्भर है। ये क्लियर हुआ? ठीक है, तो उनका सारा मुद्दा ये है। देखिए, ये कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसको ध्यान से सुनिए। जब ये वेदांता कंपनी पर सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, पिटीशन गया था, एक एनजीओ ने डाला था कि भाई ऐसा-ऐसा हो रहा है, वो अ, वेदांता कंपनी ने पीसा पीसा एक्ट आप जानते होंगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, पीसा एक्ट। आपने सुना है पीसा एक्ट? इसको कहते हैं पंचायत एक्सटेंशन टू पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। हाँ, जिन्होंने नहीं सुना है, कुछ छात्रों ने लिखा है कि हमने नहीं सुना है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। पीसा एक्ट क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आप पीआरआईज़ के बारे में जानते होंगे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ठीक है ना? आप गाँव जाएँगे तो वहाँ पर आपको सरपंच मिलेंगे, गाँव के अपने इलेक्शन होते हैं सरपंचों के, है कि नहीं? और गाँव में क्या डेवलपमेंट होना है, इससे संबंधित जो है फैसले वो सरपंच लेते हैं। ठीक है? समझ में आई ये बात? लेकिन जो ये शेड्यूल्ड एरियाज़ होते हैं, जैसे शेड्यूल्ड एरियाज़, कौन से शेड्यूल की बात चल रही है? संविधान के 5th शेड्यूल की बात चल रही है। ठीक है ना? 5th शेड्यूल, जो नॉर्थ ईस्ट के अलावा जहाँ पर जनजातीय क्षेत्र हैं, वो क्षेत्र 5th शेड्यूल में आते हैं। तो जो पंचायती एक्ट है, वो इन शेड्यूल्ड एरियाज़ में अलग तरीके से काम करता है। उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं जिसको पीसा एक्ट बोला जाता है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट।
इसके अंतर्गत जो है, हाँ, पूरा पढ़ देता हूँ मैं। ये मेरी लिखाई आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही क्या? मैं तो बहुत अच्छे से लिखा है। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। ठीक है? तो देखिए ये स्पेशल लॉ क्यों है? क्योंकि सामान्यतः पीआरआईज़ में खासकर अगर आप गाँव में जाएँगे तो गाँव में जो है सिग्निफिकेंट फैसले, ज़्यादातर फैसले सरपंच लेता है गाँव की तरफ से। लेकिन पीसा एक्ट के अंतर्गत जो है ये फैसले खासकर जहाँ पर ज़मीन को किसी को देने की बात है, चाहे वो किसी पर्पज़ के लिए हो, चाहे वो खनिज पदार्थों के दोहन के लिए हो या कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए हो, तो पीसा एक्ट के अंतर्गत सरपंच फैसला नहीं ले सकता। उसको बुलानी पड़ेगी ग्राम सभा, और ये जो ग्राम सभा है, ये वोटिंग करेगी। अब ग्राम सभा मतलब क्या? मतलब कि पूरा गाँव, समझ में आया? उसमें जितने भी वयस्क हैं। तो कायदे से मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में, जैसे आपको ये उदाहरण दूँ कि वेदांता कंपनी ने एक्सप्लोरेशन किया उड़ीसा में और पाया कि ये नियमगिरी पहाड़ है, इसके नीचे बहुत सारा बॉक्साइट है। बॉक्साइट से क्या निकलता है? बहुत अच्छे। बॉक्साइट से एल्यूमीनियम निकलता है, और एल्यूमीनियम का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ होता है? बर्तनों में होता है, एल्यूमीनियम का इस्तेमाल जहाज बनाने में भी होता है कि नहीं? काफ़ी चीज़ों में होता है इंडस्ट्री में, ठीक है? हाँ, इलेक्ट्रिकल वायर बनाने में भी होता है, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रॉनिक में भी होता है, बहुत बढ़िया। तो उसके कई एप्लीकेशन हैं जिससे कि इकोनॉमी आगे बढ़ती है, ठीक है? तो हाँ, विमान बनाने में भी होता है, बिल्कुल सही बात है। गाड़ियाँ बनाने में भी होता है कि नहीं? उसका कई एप्लीकेशन है। तो एक चीज़ समझिए कि जो है वेदांता कंपनी पर ये आरोप लगा कि वो जो, क्योंकि नियमगिरी पहाड़ पर काफ़ी गाँव थे जनजातियों के, तो उनसे परमिशन लेनी आवश्यक थी, इससे पहले कि वो फैक्ट्री वहाँ पर स्थापित करके बॉक्साइट का खनन शुरू करें। अब ऐसा आरोप लगा और मामला सुप्रीम कोर्ट में गया कि इन्होंने जो है, ये जो ग्राम सभा अनुमति देती है, ये वाला प्रोसेस पीसा एक्ट के अंतर्गत फॉलो नहीं किया है, और इन्होंने जो डॉक्यूमेंट सबमिट कराए हैं कि हमें जो है ग्राम सभा ने अनुमति दे दी है, ये झूठे डॉक्यूमेंट हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो है एक ऑफिसर डिप्यूट किया, और उस ऑफिसर को ये बोला कि आप जाके, वो सुप्रीम कोर्ट ने डिप्यूट किया था, आप जाके इसको वेरीफाई करें कि क्या ग्राम सभा में आप एक बार दोबारा जाके वोटिंग कराएं इससे संबंधित, ठीक है ना? ताकि मामला स्पष्ट हो। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट का रिप्रेजेंटेटिव वोटिंग कराने के लिए गया, तो उसने अपना अनुभव अखबार में छापा। बहुत बाद में, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, क्योंकि मामला जब सब जुडिस होता है आप उस पे कमेंट नहीं कर सकते हैं। बाद में उसने अपने अनुभव को साझा किया। तो उसने क्या बताया कि जब मैं वोटिंग कराने के लिए इन गाँव में गया, तो इनका जो लीडर था वो मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला कि साहब आप अपना डेवलपमेंट अपने पास रखिए, आप अपना एजुकेशन, पढ़ाई-लिखाई आप अपने पास रखिए, हमें अकेला छोड़ दीजिए हमारे जल, जंगल और ज़मीन के साथ। अब देखिए वो जो ट्राइबल लीडर है, वो जो ये बात बोल रहा था कि आप अपना डेवलपमेंट अपने पास रखिए, ठीक है? आप अपनी एजुकेशन अपने पास रखिए और हमें अकेला छोड़ दीजिए। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि आप जिस चीज़ को डेवलपमेंट कहते हैं, जनजातीय जो है उसे डेवलपमेंट नहीं मानते। उनके लिए वो जंगल प्रिय है। बहुत सारे जंगलों को तो वो, जिसको सैक्रेड ग्रोव्स बोला जाता है, आपने पता नहीं सुना है कि नहीं? कि जंगल का कुछ क्षेत्र ऐसा होता है जिसकी वो पूजा करते हैं। नीलगिरी पहाड़ की भी ये जनजाति जो है पूजा करते थे, क्योंकि
अंततः उनको इस चीज का तो एहसास था ही, मनुष्य होते हुए, कि ये जो पहाड़ है वो उनका पोषण करता है, उनके बच्चों को पालता है, और जनजातीय जो है वो एनिमिस्ट तो होते ही हैं। लेकिन यहाँ एक प्रश्न ये भी खड़ा हो जाता है कि भाई, अ, संसाधनों का दोहन नहीं होगा तो देश पिछड़ जाएगा, और देश पिछड़ जाएगा तो इसकी शक्ति क्षीण होती है, और शक्ति क्षीण हो गई तो दूसरे देश उस पे हावी हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में तो आपकी जमीन वैसे ही छीन ली जाएगी। आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पर सामान्य बुद्धि ये कहती है कि कहीं ना कहीं संतुलन स्थापित करने की जरूरत है। ऐसे ही एक कानून है, उसको कहते हैं एफआरए, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। या तो आप ये कानून बनाओ मत, या अगर पार्लियामेंट ने ये कानून बनाए हैं तो इन कानूनों का अक्षरशः पालन भी जरूरी है। ठीक है, जैसे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंतर्गत जनजातियों को कुछ अधिकार मिले हैं, जंगल से कुछ प्रोड्यूस इकट्ठा करने का, पेड़ों से कुछ, जो पेड़ों के फल होते हैं, पत्तियां होती हैं, छोटी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है ना। देखिए, अब प्रश्न ये है कि सर यदि ट्राइबल मना करते हैं तो सरकार ने फिर क्या फैसला लिया? देखिए, सरकार के पास एक पावर होती है, उसको कहते हैं पावर ऑफ एमिनेंट डोमेन। यहाँ पर तो प्राइवेट सेक्टर की बात चल रही थी। सरकार कुछ भी कर सकती है, ठीक है ना। मतलब कि ये जो पावर ऑफ एमिनेंट डोमेन होती है, इसका एक उद्देश्य ये होता है कि कोई एक व्यक्ति, मान लीजिए सरकार कोई प्रोजेक्ट ऐसा इम्प्लीमेंट कर रही है जो जनमानस के भले के लिए है, ठीक है, तो कोई एक व्यक्ति जो है उसमें बाधा नहीं बन सकता। अगर सरकार आपकी प्रॉपर्टी लेना चाहे तो ले सकती है, उसको एक्वायर कर सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ मामला सरकार का नहीं था। एक्चुअली यहाँ हुआ क्या था कि वेदांता कंपनी ने जो है, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में कैसे गया, वेदांता कंपनी का विरोध जनजातीय करने लगे। वहां पर जो है उनके वर्कर्स को काम करने आने नहीं देते थे, और जनजातियों ने हथियार उठा लिए, उनके जो ट्रेडिशनल हथियार हैं जैसे तीर कमान वगैरह, और कोई भी उस फैक्ट्री में आता था तो उस पे वो वार करते थे। तो वेदांता कंपनी ने फिर सरकार को कहा, अब सरकार के पास तो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कराए हुए हैं कि हमने तो परमिशन ली हुई है, अब आप हमें सुरक्षा दीजिए। तो सरकार ने जो है सुरक्षा बल भेजे। तो इससे जो है लड़ाई जनजातियों और सुरक्षा बलों के बीच हो गई। बात समझ में आई? मैंने जब ये डॉक्यूमेंट्री देखी थी तो उस समय एक बच्चे से पूछा गया सवाल कि आपके पास तो तीर कमानी है और इनके पास तो बंदूक है, आप कैसे लड़ोगे? तो वो बच्चा बोला कि हम लड़ते लड़ते मर जाएंगे। देखिए, इस मामले में आप समझिए, जनजातीय जो है ना वो बड़े निर्भीक निडर लोग होते हैं, ठीक है। जैसे संथल के बारे में आपने सुना होगा, संथल्स के बारे में, आप संथल विद्रोह के बारे में भी इतिहास में पढ़ेंगे। एक प्रश्न है कि ये, सर यदि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के अंतर्गत रख दिया जाए तब भी क्या सरकार किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से जमीन ले सकती है अगर उसे व्यक्ति का मौलिक अधिकार हो संपत्ति? कायदे से देखा जाए तो देखिए, मौलिक अधिकार के अंतर्गत तो नहीं ले सकती है। लेकिन आपको बताऊं कि संसार में कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जो जिसके पास ये पावर ऑफ एमिनेंट डोमेन ना हो। कॉमन गुड के लिए, सबके भले के लिए, समाज के लार्जर गुड के लिए सभी सरकारें जो है प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है। हाँ, उसकी कॉस्ट जो है रीजनेबल देनी पड़ेगी। ठीक है, आपको हो सकता है मार्केट कॉस्ट ना मिले लेकिन रीजनेबल कॉस्ट देनी पड़ेगी। कंपनसेशन वगैरह ये सब मामले जो है कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट ऑर्डर भी करती है, ठीक है। हाँ, संथल विद्रोह के बारे में आप जानते होंगे। संथल्स के बारे में कहा जाता है वो निर्भीक थे। जब ब्रिटिशर्स से लड़े, मरने से उनको बिल्कुल डर नहीं लगता। तो ऐसी स्थिति जब उत्पन्न होती है तब ये मामला, क्योंकि भाई सिक्योरिटी एजेंसीज के सामने तो नहीं टिक पाएंगे, ठीक है ना। तो ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट जाता है, वो वेरीफाई करते हैं। आश्चर्य की बात ये होती है कि एक गांव तो छोड़ो, एक भी जनजाति कंपनी के फेवर में वोट नहीं डालती है। तो अंततः सुप्रीम कोर्ट जो है दूसरे साक्ष्यों के आधार पे कंपनी पर ताला लगा देती है।
ठीक है? तो इससे आपको एक अंतर्दृष्टि ये मिलती है कि ये अपनी जल, जंगल, ज़मीन को लेकर काफ़ी जज़्बाती होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप जो है ज़बरदस्ती करने की बजाय इन्हें समझाया जाए और इनको फेयरली कंपेंसेट किया जाए और कंपेंसेशन वो इनके आधार पर हो, इनके सेंटिमेंट्स के आधार पे हो। आप अगर मान लीजिए कहीं और इनको ज़मीन रहने के लिए आवंटित कर रहे हैं, तो कोई जो है जंगल क्षेत्र ही हो, जहाँ पर इनको रिहैबिलिटेट किया जाए और वहाँ पर जो है इनको पूरे अधिकार दिए जाए। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट अगर पार्लियामेंट ने पास किया है, तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट भई या तो आप कानून पास मत करो और कानून पास किया है तो उसका अक्षरशः पालन होना चाहिए। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट अगर ये बोलता है कि जंगल में इस प्रोड्यूस पे इनका अधिकार है, तो फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी जो है आप जानते होंगे इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज भी एक यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करता है। आईएफओएस बोला जाता है उसको। उसके जो अधिकारी हैं वो अपने आप को उस जंगल का राजा समझने लगते हैं, है कि नहीं? वो समझने लगते हैं कि ये जंगल उनका ही है और जो जनजातियां हैं उनका हैरेसमेंट होता है। तो इससे सरकार के विरुद्ध एक जो है सेंटिमेंट पनपता है। इस पे अगर आपको वामपंथी चरमपंथ पे आपको काबू पाना है, तो आपको इसका समाधान खोजना ही होगा। उनके दिलों को जीतना है, उनके मनों को जीतना है और उनको इस विकास में बराबर का भागीदारी समझना है। ये नहीं कि वो जनजातियाँ हैं, उनको तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है, उनको कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, उनको तो कोई महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। ये एटीट्यूड काम नहीं करेगा। ये क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है, ये चीज़ मैंने कल काफ़ी शॉर्ट में जो है सिर्फ पॉइंट आपको दिखाया था। लेकिन अब आपको ये समझ में आया होगा कि विस्तार से कि वो क्या चाहते हैं। एक और चीज़ है कि देखिए, जहाँ तक न्याय की बात आती है, जो माओवादी हैं वो फटाफट न्याय करते हैं। वो सेम डे पता करेंगे इसकी क्या गलती है, इसकी क्या गलती है, दोनों में क्या मामला था, 3-4 लोगों से और पूछेंगे और सेम डे फैसला कर देते हैं। हाँ, वो फैसला जो है वो त्रुटिपूर्ण हो सकता है, क्योंकि कोर्ट की तरह भई वो एक एडवर्सरियल सिस्टम होता है जिसमें दोनों पक्षों को पूरी छूट दी जाती है एक दूसरे का केस सिद्ध करने के लिए, एक दूसरे के विरुद्ध केस सिद्ध करने के लिए पूरा साक्ष्य देखे जाते हैं प्रॉपरली, है कि नहीं? विटनेस बुलाए जाते हैं, विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। इस तरीके से सत्य को सत्यापित करने की कोशिश की जाती है कोर्ट में और तब जो है फैसला सुनाया जाता है कि नहीं? तो वैसा तो नहीं होता। उनकी जो कोर्ट होती है माओवादियों की, उनको कंगारू कोर्ट बोलते हैं। कंगारू कोर्ट मतलब जहां पर अपनी मन मर्जी से जो ठीक लगा वो फैसला कर दिया। लेकिन इसकी तुलना जब आप हमारे न्यायिक व्यवस्था से करते हो जिसमें 20 साल लग जाते हैं, तो आपसे पूछूं जो जनजातियां हैं उनका जो भरोसा है वो कौन सी न्याय व्यवस्था पे होगा? बता सकते हैं? निश्चित तौर पे कंगारू माओवाद वाली पे जो फास्ट वाली होगी, क्योंकि अब देखिए हमें हमें तो कोई ऐसी समस्या है नहीं। हम तो शहरों में रह रहे हैं, लेकिन प्राय जब बात चलती है तो कोई भी व्यक्ति कोर्ट में न्याय मांगने जाना ही नहीं चाहता। अब बहुत सारे मामले लंबित पड़े हैं, चले जाते हैं, लेकिन मजबूरी में और जाएं कहाँ? क्योंकि न्याय एक ऐसी चीज होती है, मैं आपको बताऊं कि व्यक्ति सब कुछ लुटाने के लिए तैयार रहता है, बस उसे न्याय मिल जाए। ठीक है, और वही उसको मिलता नहीं है जब वो दर दर की ठोकरें खाता है। तो एक मन में जो है रोष का भाव पैदा होता है सरकारी तंत्र के विरुद्ध, न्याय तंत्र के विरुद्ध। तो इस पहलू पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि भाई या तो ऐसा किया जाए कि जो जनजातियों के केस हैं उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में जो है प्रोसिक्यूट किया जाए, फटाफट उनको न्याय दिया जाए। भले ही 6 महीने में ना सही तो कम से कम 2-3 साल में तो न्याय दे ही दिया जाए, है कि नहीं? वो कायदे से देखा जाए तो हर एक नागरिक को ये जो है मिलना चाहिए, लेकिन चलो इनको एक प्रायोरिटी पे लिया जा सकता है कि नहीं? समझ में आया?
एक छात्र का लिखना है कि सर हम नए एडमिशन हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा समझा दीजिए। देखिए, एक तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि टाइम पे लेक्चर अटेंड कीजिए। कोई भी टॉपिक बीच से कभी नहीं समझ आएगा, ठीक है ना? क्योंकि एक जो अध्यापक होता है, जो शिक्षक होता है, वो पहले उसकी पृष्ठभूमि बताता है, पहले उसका फंडामेंटल बताता है, शुरुआत कैसे हुई किसी चीज़ की, वो बताता है। आपको अगर वो समझ में नहीं आएगा, भई क्लास अटेंड करने का मतलब क्या है? क्योंकि क्लास में चीज़ें विस्तार से चर्चा होती है, कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस होती है, शुरू से लेकर अंत तक जो है पूरा कवर किया जाता है, इसलिए चीज़ें समझ आती हैं, ठीक है ना? तो एक तो इसको आप कीजिएगा, आप नया एडमिशन है तो ये दोबारा भी आपका लेक्चर होगा। अगर आप आज ही आए हैं, तो अब तो ये विषय जो है खत्म होने के कगार पे है, तो आपको थोड़ी समस्या होगी, क्योंकि शुरू में बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं, तब जाके क्लास समझ में आती है, ठीक है? नहीं, क्लास जल्दी स्टार्ट नहीं होती है, क्लास बिल्कुल अपने समय पे 6 बजे स्टार्ट होती है। और खासकर अगर आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो एक बात समझिए, मैं बड़ा पंक्चुअल आदमी हूँ। जो समय है, कोशिश ये रहती है, एडमेंट भी नहीं हूँ, कहीं समस्या आ गई है तो हो सकता है डिले भी हो जाए, लेकिन मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि जो समय है क्लास का, बिल्कुल सटीक उसी समय क्लास जो है शुरू होगी। तो मेरी क्लास में अगर आपको 6 बजे का टाइम दिया गया है, तो शार्प 6 बजे आप बिल्कुल प्रस्तुत हो जाइए, ठीक है? हाँ, शुरू से भी देख सकते हैं रिकॉर्डेड वीडियो, बिल्कुल। नहीं, बात ये है कि अगर आप आज ही क्लास अटेंड करने आए हैं, तो निश्चित तौर पे आपको थोड़ी दिक्कत होगी, चीज़ों को समझने के लिए, फिर भी कोशिश कीजिए और जो है आप रिकॉर्डेड भी सुन सकते हैं। आगे जब मौका आएगा तो आप दोबारा भी लेक्चर अटेंड कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नक्सलवाद और माओवाद मैंने आपको बताया था वर्ष 1967 क्यों महत्वपूर्ण है, उसमें नक्सलबाड़ी में किसान विद्रोह हुआ। वो किसान विद्रोह कैसे किसान और जमींदारों के बीच लड़ाई को किसान और सरकार के बीच लड़ाई में बदल देती है, उसके बारे में चर्चा की। मैंने आपको ये भी बताया था कि 1990 के दशक खत्म होते-होते ये जितने भी साम्यवादी खासकर रेडिकल जो संस्थाएँ थी, उनको एक बात समझ में आ गई कि अब एकता में आना पड़ेगा। अच्छा, उनको एक टेम्परेचर भी मिल गया क्योंकि 1990 के दशक की जो एलपीजी रिफॉर्म्स है उसमें भ्रष्टाचार भी खूब हुआ। और जो असमानता है वो भी बढ़ी। भले ही नेट वेल्थ बढ़ी होगी लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं हुआ तो उससे असमानता बढ़ी। जहाँ असमानता समाज में होगी, बहुत ज़्यादा असमानता होगी। देखिए बड़े-बड़े विचारकों ने इस पे विचार किया है कि समाज में बहुत ज़्यादा असमानता नहीं होनी चाहिए। हाँ, एकदम परफेक्ट समानता भी नहीं लाई लाई जानी चाहिए क्योंकि जो मेहनत कर रहा है, मेहनती है, उसको आलसी की तुलना में ज़्यादा मिलना ही चाहिए रिवॉर्ड। और अगर ज़्यादा मिलेगा तो निश्चित तौर पे असमानता आ जाएगी। लेकिन असमानता इतनी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि एक तबके के पास आप अगर वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे, ठीक है ना? विश्व असमानता रिपोर्ट तो उसमें आप पाएँगे खासकर जो भारत पे केंद्रित रिपोर्ट है कि जो टॉप 1% 2% लोग जो है वो बॉटम 50% लोगों के बराबर की संपत्ति होल्ड किए हुए हैं और भारत में असमानता बढ़ी है। तो निश्चित तौर पे जो ये परंपरावादी होते हैं, कहते हैं कि भई कुछ लोग मेरिटोरियस होते हैं, कुछ लोग में गुण ज़्यादा होते हैं। मैं समझता हूँ कि अ, प्रैक्टिकली देखा जाए तो प्रैक्टिकली स्थिति कुछ और है। स्थिति ये है कि जो अमीर होता है वो मेरिट सिस्टम को डिस्टॉर्ट कर लेता है। अमीर बने रहने की कोशिश करता है। अमीर अमीर जो है वो अपने बच्चों को पैसा लगाकर हमेशा आगे रखने की कोशिश करता है कि नहीं? क्लियर हुआ? उससे क्या है कि सोशल मोबिलिटी कम हो जाती है, जो गरीब है उसको मौका नहीं मिलता ऊपर चढ़ने का, ठीक है?
एक चीज़ और है कि ऑक्सफैम की भी रिपोर्ट छपी है। आप दोनों रिपोर्ट पढ़िएगा, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट। अगर वास्तविकता ये होती ना कि मेरिट पे सब कुछ चल रहा है, तो मैं ये नहीं मानता कि मेरिटोरियस खाली इस देश में 5 ही प्रतिशत लोग हैं या 2 ही प्रतिशत लोग हैं। मेरिट में तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश भ्रष्टाचार के कारण, दुर्भाग्यवश जो जिसके पास संपत्ति है, संपत्ति का केंद्रीकरण भी शक्ति का केंद्रीकरण है, क्योंकि शक्ति के पीछे संपत्ति होती है कि नहीं? जिससे कि व्यक्ति जो है अ, उस शक्ति का दुरुपयोग होने की भी संभावना होती है। एक छात्रा का कहना है कि सर गरीब का बच्चा जल्दी आगे ज़्यादा आता है। हाँ, लेकिन मैं मेहनत की बात नहीं कर रहा हूँ, मेहनत तो करेगा, लेकिन जब एक्चुअल में आप मुझे बताइए कि क्या आपने ये सुना नहीं है कि मैं किसी एग्ज़ाम का या किसी संस्था को बदनाम नहीं करूँगा यहाँ पर नाम लेके, लेकिन यूपीएससी का एग्ज़ाम छोड़ दीजिए, उसके अलावा किसी भी एग्ज़ाम के बारे में आपके मन में शंका नहीं उठती है कि इसका पेपर लीक हुआ होगा, इसका पैसे देके जो है इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई होगी, है कि नहीं? क्या ऐसी रिपोर्ट्स आती नहीं है? यहाँ तक कि स्टेट पीसीएस का भी मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ऐसी छवि बन गई है। अब हमें पता है कि हम जो है किसी राज्य का नाम नहीं लेंगे, उसका अ, जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एक पर्टिकुलर वर्ष में उन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट किए, पूरा यही 3 स्टेज का प्रोसेस होता है यूपीएससी जैसा। अ, इंटरव्यू बोर्ड में जो लोग बैठे थे, उन्होंने मान लीजिए 100 सीट है, तो 50 सीट पे अपने रिश्तेदार चुन लिए, है कि नहीं? एमपी में पटवारी वाला तो वो तो बहुत जबरदस्त केस था, वो लड़की को कुछ आता ही नहीं था। एक बड़ा वायरल हुआ था और वो टॉपर में थी, है कि नहीं? बिल्कुल। और आप देखिए इनकी अ, हि हिमाकत देखिए, जब उस एक बोर्ड मेंबर का इंटरव्यू हुआ तो अ, वो बोले कि क्यों? हमारे बच्चे क्या या हमारे रिश्तेदार क्या इंटेलिजेंट नहीं है? वो क्या ये पेपर नहीं निकाल सकते? अरे भाई निकाल सकते हैं, लेकिन उनका इंटरव्यू आप नहीं करेंगे, है कि नहीं? वहाँ पर जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। उनका इंटरव्यू जो है स्वतंत्र रूप से कोई और करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो है असमानता जहाँ ज़्यादा होती है, वहाँ पर जो माओ ने कहा था कि पानी का तापमान ठीक हो तो मछली अपने आप ब्रीड करने लगती है, मछली की संख्या अपने आप बढ़ने लगती है। माओ ठीक कहता था कि पॉलिटिकल टेम्परेचर ऐसा हो जाता है असमानता के कारण कि व्यक्ति को लगने लगता है कि हमें लूटकर जो है अमीर अमीर हुआ है। तो ऐसी स्थिति में फिर उसको कुछ भी वो सोच सकता है, प्रोवोक हो सकता है। बहुत ज़्यादा असमानता वाले समाज में बहुत अपराध भी होते हैं, है कि नहीं? इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी लोग अमीर हुए वो सिर्फ धोखा देके ही अमीर हुए, नहीं ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग अपनी मेहनत से भी अमीर हुए हैं और उनको पूरा अधिकार है उस अमीर बनने का, उस संपत्ति का, उसे एन्जॉय करने का। लेकिन आपको सिर्फ 2 पहलू मैंने आपको बताए हैं, ठीक है? देखिए, माओवादियों का जो है 1990 के दशक में एक तो ठीक तापमान मिल गया, दूसरा राज्यों को छोटा कर दिया गया, उससे जो है पुलिस की एफिशिएंसी बढ़ी तो उन्हें लगा कि अब एकता में आना ज़रूरी है, अन्यथा हम सारे मारे जाएँगे, ठीक है ना? सारे के सारे नष्ट हो जाएँगे। तो 2004 में जो है वो भार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी की स्थापना होती है, एमसीसी और सीपीआई-एमएल पीपल्स वॉर ग्रुप को मर्ज किया जाता है, ठीक है? और ये जो संगठन है वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है। इसकी शक्ति का कारण मैंने आपको बताया था कि ये शक्तिशाली क्यों है।
एक तो जो ये फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये इस तरीके का तापमान क्रिएट करते रहते हैं कि इनको कार्डर्स की कमी नहीं रहती। इनको लोग मिलते ही रहते हैं। फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस पे आप कुछ एक्शन भी नहीं ले सकते। लीगल एक्शन लेके भी देखा है पुलिस ने, लेकिन कोर्ट में वो केस जो है वो फ्लैट हो जाता है। इनका एक ही तरीका है, जो आंध्र प्रदेश ने सोचा कि ये जो कर रहे हैं वो काम सरकार भी तो कर सकती है। अगर ये लोग फॉल्क आर्टिस्ट को हायर कर सकते हैं, तो सरकार क्यों नहीं कर सकती? एक काउंटर नैरेटिव देने के लिए, है कि नहीं? एक प्रश्न है कि सर इसका यूज़ हम पेपर में, हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? ये जो चीज़ें मिली हैं, ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान अ, जो है पता चली हैं, ठीक है? तो इस डायग्राम का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? फिर देखिए एक चीज़ है कि फिलहाल वर्तमान स्थिति ये है कि माओवाद पे काफ़ी हद तक काबू पा लिया है सरकार ने, लेकिन इसके बीज तो अभी भी हैं। और अगर मैं आपसे पूछूँ इसके बीज जो है वो कहाँ होते हैं, तो वो समाज की असमानता में इसके बीज होते हैं। समाज में जो अन्याय होता है उसमें उसके बीज होते हैं। ये सारे कारक हैं। कोई व्यक्ति के साथ गलत होगा तो वो डिसेंटेंट हो जाएगा सरकार से, तो उसका जो है उसका माइंड वॉश करके उसको दुरुपयोग कर लिया जाएगा। माओवादियों का एक और तरीका देखा गया है कि वो लोग बच्चों को किडनैप भी करते हैं, छीन के भी ले जाते हैं। ठीक है? फिर उनको जो है, क्योंकि जितने यंग बच्चे को किडनैप करके ले जाएँगे, छीन के ले जाएँगे और उनको ट्रेन करेंगे, तो वो एकदम कट्टर हो जाएँगे उस आइडियोलॉजी में। है कि नहीं? ये भी देखा गया है। तो ये सारी स्थितियाँ हैं। इसकी चर्चा मैंने आपके साथ की थी। एक छात्र लिख रहे हैं, सर आपकी वाणी बहुत मधुर है। सुनते-सुनते नींद आ जाती है। मैं आपको जगाने आया हूँ, आप सो रहे हैं। मेरा काम आपको जगाना है। फिर देखिए माओवाद के प्रसार के कारण मैंने आपको बताए थे। इसका संगठित ढांचा, गुरिल्ला जंगल युद्ध, उसकी जो प्रकृति होती है, देखिए गुरिल्ला युद्ध को जीतना बड़ा मुश्किल है। अफगानिस्तान में यूएसएसआर जैसा शक्तिशाली राज्य 10 साल रहा, 1979 से 1989, 1979 से 1989। उसके जनरल जब अफगानिस्तान छोड़ के गए, तो उसके जनरल बोलते हैं कि अफगानिस्तान के चप्पे-चप्पे पे सोवियत संघ की आर्मी थी, लेकिन अफगानिस्तान का एक चप्पा भी, 1 इंच भी हम कंट्रोल नहीं करते थे। ठीक है ना? ये गुरिल्ला युद्ध की प्रकृति होती है। एक छात्र लिख रहे हैं कि बोरिंग सब्जेक्ट है। हाँ, ये बात आपकी हो सकती है कि देखिए अलग-अलग छात्रों की अलग-अलग विषय में रुचि होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सब्जेक्ट जो है, ये बोरिंग बिल्कुल नहीं है। ये यथार्थवादियों का विषय है और जो असल स्थिति है उसकी चर्चा चलती है, और खासकर क्योंकि सुरक्षा से संबंधित ये विषय है, तो मेरे हिसाब से ये सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है? खैर, एक चीज़ समझ लीजिए कि आपको जो है कोई विषय अच्छा लगे या ना लगे, आपके पास चॉइस नहीं है। यूपीएससी ये नहीं कहता कि आप चॉइस कर लीजिए कि एनवायरनमेंट का पेपर लिखेंगे कि आंतरिक सुरक्षा का पेपर लिखेंगे। पहले क्वेश्चंस में कम से कम चॉइसेस मिल जाती थी, लेकिन जो है अब तो उसमें भी आपको चॉइस नहीं है। 20 क्वेश्चन मिलेंगे तो 20 के 20 करने हैं आपको, है कि नहीं?
फिर देखिए गुरिल्ला युद्ध की प्रकृति मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि दुनिया में ऐसे बहुत कम उदाहरण हैं, कोई इक्का-दुक्का ही उदाहरण है जहाँ पर गुरिल्ला युद्ध को सिर्फ़ और सिर्फ़ शक्ति से जीता गया हो। अमेरिका 2001 से 2021 तक अफ़गानिस्तान में रहा, सिर्फ़ एक ही उद्देश्य के साथ कि तालिबान को वापस शक्ति में नहीं लाना है, आने नहीं देना है। लेकिन 20 साल वहाँ रहने के बाद भी जो है यूनाइटेड स्टेट्स तो भई उससे ज़्यादा शक्तिशाली राज्य तो कोई इतिहास में कोई हुआ नहीं, जिसके पूरी दुनिया में 700 से भी ज़्यादा मिलिट्री बेस हों, आप समझ सकते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में जाके अटैक करने की क्षमता हो, इतना शक्तिशाली राज्य भी गुरिल्ला युद्ध को नहीं जीत पाता है, तो ये अपने आप में ही जो है एक शिक्षा है कि सिर्फ शक्ति के बल पर आप इसे नहीं जीत सकते। आपको चाहिए लोगों का विश्वास, आपको चाहिए लोगों का साथ, उनकी सहायता। आप में अगर उनका विश्वास होगा तो माओवाद और नक्सलवाद अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? उस विश्वास को कैसे डेवलप करें, ये जो है एक महत्वपूर्ण पक्ष है, जिसके बारे में आपको एग्ज़ाम में भी चर्चा करनी है। फिर दुष्प्रचार और गलत सूचना मिथ्या प्रचार तंत्र जो मैंने आपको बताया कि भई इसकी देखिए साइकोलॉजिकल स्टडी हुई है, जहाँ पर साइकोलॉजिस्ट को भेजा गया है फील्ड में, मनोवैज्ञानिकों को ये पता करने के लिए और जो कैडर पकड़े जाते हैं, जिनको जेल हो जाती है, उनका भी एक्सेस दिया जाता है, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनको स्टडी करने के लिए कि अगर उसने माओवादी आंदोलन जॉइन किया तो क्यों किया? उसके पीछे के क्या कारण हैं? कुछ कारण ये भी पाए गए जैसे युवा जो होता है ना युवा, युवा में बड़ी शक्ति होती है, ऊर्जा बहुत होती है। तो कहते हैं कि बंदूक उठा के सरकार के विरुद्ध उनको जो है एक रॉबिन हुड जैसी फीलिंग आती है, एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट लगता है बंदूक उठा के। तो जब कच्ची उम्र होती है, बहुत समझ नहीं होती, परिपक्वता नहीं होती तो इस वजह से जो है यंगस्टर इसको जॉइन कर लेते हैं। लेकिन एक बात समझिए कि इन्हीं यंगस्टर्स को वापस सरेंडर करने के लिए हमारे पास एक सरेंडर पॉलिसी भी होनी चाहिए। भई ये हमारे ही तो लोग हैं, हम इनको सीधा जो है पनिश नहीं कर सकते। माओवादी आंदोलन में 1/3 तो महिलाएँ हैं, 1/3 लगभग आप कह सकते हैं, ठीक है? कितने काडर हैं इसकी जो है कोई पक्की अ, जो है इन्फॉर्मेशन नहीं है। काडर की संख्या बदलती रहती है, लेकिन कहा जाता है कि 30 से 40,000 रहे हैं। कुछ ने प्रेडिक्ट किया है 60,000 तक भी हैं, ठीक है? कुछ कहते हैं नहीं इससे भी कम है, 10-20 हज़ार ही है, ठीक है? क्लियर हुआ? समझ में आया ये? फिर देखिए सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण और हथियारों का मुद्दा, ये भी मैंने आपको विस्तार से चर्चा की थी। प्रशिक्षण प्रॉपर होना चाहिए, हथियार अच्छे मिलने चाहिए। अब पहले जो हथियार थे अ, अभी भारत ने रूस के साथ भी एक समझौता किया है जिसमें AK-203 जो राइफलें ऑटोमेटिक गन है उसको भारत में ही प्रोड्यूस किया जाएगा। कैलिफोर्निया से भी जो है कुछ हथियार मंगाए गए हैं और प्रायोरिटी पे जो है वो पैरामिलिट्री फोर्स ली गई है कि उनको वो हथियार उपलब्ध कराए जाएंगे। हमारी भी एक गन थी जिसको इंसास बोला जाता है, लेकिन इंसास के साथ दिक्कत ये थी कि वो कभी-कभी जाम हो जाती थी। तो आप ज़रा कल्पना कीजिए कि आप माओवादियों से लड़ रहे हैं, गोलीबारी हो रही है और आपकी गन जाम हो जाती है, तो क्या स्थिति होगी, है कि नहीं? तो इस चीज़ को जो है अ, इस चीज़ को सुधारने की आवश्यकता है, वेपन्स अच्छे देने की आवश्यकता है। कई बार रात में भी हॉट परसूट पीछा करना पड़ता है, तो रात में देखने वाले कैमरे जो रात की गतिविधियों को क्योंकि ये देखिए गुरिल्ला युद्ध हमेशा या तो जंगल क्षेत्र में होता है या पहाड़ी क्षेत्र में होता है। जैसे अफ़गानिस्तान का गुरिल्ला युद्ध पहाड़ी क्षेत्र में है, ऐसे ही छत्तीसगढ़, झारखंड का जो गुरिल्ला युद्ध है वो पहाड़ी और जंगली क्षेत्र, जंगल क्षेत्र, ठीक है ना?
तो जंगल क्षेत्र में आपको अगर ऑपरेट करना है तो वहां पर रात में ऑपरेट करना। अब जो माओवादी या नक्सलवादी हैं वो तो वहीं पैदा हुए हैं भाई, वो तो अंधेरे में भी चल लेते हैं, है कि ना? सिक्योरिटी फोर्सेस को ये सारी मदद देनी आवश्यकता है। ठीक है। एक छात्र का जो है प्रश्न सलवा जुडूम को लेके है। कल सलवा जुडूम का मैंने बहुत विस्तार से व्याख्या की थी, शायद आपको नहीं समझ में आई होगी। सलवा जुडूम जो है, सलवा जुडूम जो है वो, देखिए सलवा जुडूम का मतलब है शांति मार्च। ये कदम किसने उठाया था? तो ये कदम छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी उसने, उनके नेताओं ने, कर्माकर नाम के नेता थे, उन्होंने ये कल्पना रखी थी कि आप चप्पे-चप्पे पे तो सुरक्षा एजेंसी को नहीं भेज सकते हो लोगों की सुरक्षा करने के लिए। तो जो लोग सरकार के समर्थन में हैं, उन जनजातियों को हथियार दे दिए जाए। असल में छत्तीसगढ़ में स्थिति ये थी कि अंतर जनजाति भी विवाद रहता था, तो कई बार ऐसे होता था कि इस जनजाति के लोगों ने उनके गाँव में घुस के और उनके घर जला दिए, उनकी महिलाओं के साथ जो है दुर्व्यवहार किया। ठीक है? देखिए यहाँ से तो आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है। आप अपना सिस्टम थोड़ा ठीक कीजिए। एक प्रश्न है कि सर कैसे होता है गुरिल्ला वॉर? देखिए गुरिल्ला वॉर को छापामार युद्ध भी कहते हैं। ठीक है ना? गुरिल्ला वॉर क्या होता है कि आपने अपने दुश्मन पे अटैक किया और फिर आप छुप गए। और ये गुरिल्ला युद्ध जो है वो जंगल क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र में होता है। जैसे कि तालिबान कैसे लड़ता था? वो अटैक करता था और पहाड़ों में छुप जाता था। पहाड़ों में सुरंगें बनी हुई हैं, पता नहीं कहाँ से कहाँ निकलती हैं। और वो जो लोकल होते हैं उनको पता रहती है। ठीक है ना? बाहर से, जैसे कि अमेरिकन फोर्सेस को क्या पता कि जो है, उनको तो भेज दिया जाता है। अफगानिस्तान में कभी उन्होंने ऑपरेट किया नहीं। तालिबान तो वहीं पे पैदा हुआ, मुजाहिद तो वहीं पे पले बड़े, तो उस क्षेत्र को ऐसे जानते हैं जैसे वो अपना हाथ हथेली देखते हैं। समझ में आया? हाँ, शिवाजी भी वही करते थे, तो शिवाजी को कौन हरा पाया? शिवाजी भी जीतते ही थे। ठीक है। तो सलवा जुडूम में यही किया गया कि देखिए कि चप्पे-चप्पे पे पुलिस तो नहीं बिठाई जा सकती, चप्पे-चप्पे पे पैरामिलिट्री तो नहीं बिठाई जा सकती, तो एक काम करते हैं, इनको हथियार देते हैं। तो ये हमारी मदद करेंगे जो है अ, माओवादियों और नक्सलवादियों के विरुद्ध लड़ने में। लेकिन हुआ ये कि ये जनजातियों को जो हथियार दिए गए, उन्होंने उन हथियारों का दुरुपयोग किया और अपनी जो निजी रंजिश है दूसरी जनजाति के साथ, उसको निकाला। अब देखिए हथियार तो सरकार ने दिए हैं, अगर उन हथियारों का दुरुपयोग होगा तो सरकार की बदनामी होती है और सरकार के ऊपर से विश्वास उठता है। ठीक है? एक बात और समझिए कि कई बार मन में प्रश्न ये आता है कि भई जब सैनिक भी बंदूक चला रहे हैं, आतंकवादी भी बंदूक चला रहे हैं, तो दोनों में फ़र्क ही क्या है? बहुत फ़र्क है। सैनिक को जो बंदूक दी जाती है, वो सैनिक अपनी इच्छा से नहीं उठाए हुए है। उसको कानून के तहत उस बंदूक को उपलब्ध कराया गया है और उस बंदूक को देने से पहले उसका बहुत व्यापक ट्रेनिंग हुई है, माइंड की, बॉडी की, कि उसको उस हथियार का इस्तेमाल किस काम के लिए करना है। ये उसके मन में बिल्कुल स्पष्ट है। इसीलिए आप देखेंगे कि कभी भी जब आप, जैसे हम दिल्ली मेट्रो में जाते हैं, तो सीआईएसएफ के बहुत सारे जवान होते हैं, उनके पास बहुत, मतलब कि अत्याधुनिक हथियार भी होते हैं।